नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 230वां दिन और सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। हम एक बार फिर से हाजिर है आज सोनाली और हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को खबर दिखाएंगे जो उनसे जुड़ी हुई होगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अनोखे अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, जो कि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो सोनाली, शुरुआत करते हैं हम अपने कार्यक्रम की। और सबसे पहले तो दिल्ली की पब्लिक को दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक खबर दे देते हैं। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉग्लिगेट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, जिसको एनसी वेब भी कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी अपडेट दी है। पिछले 3 कट ऑफ के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है, तो अब उन्होंने स्पेशल कट ऑफ निकाला है। इसका मतलब ये है कि जो छात्राएं पहली या दूसरी तीसरी कट ऑफ में दाखिला नहीं ले पाई हैं, उनके लिए ये एक और मौका है। और इस बार बीए प्रोग्राम में वैसे तो हिस्ट्री, राजनीति, विज्ञान का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है। 26 कॉलेजेस में से आधी यानी कि 13 कॉलेजेस में से इस कोर्स के लिए दाखिले तो पहले ही बंद हो चुके हैं। सामान्य वर्ग की बात करें पूजा, तो सबसे कम कट ऑफ जो है वो 44% रही भगिनी निवेदिता कॉलेज में और सबसे ज्यादा प्रतिशत एसपीएम कॉलेज में रही। अगर इकोनॉमिक्स, राजनीति, विज्ञान वाले बीए प्रोग्राम में कुछ कॉलेजों में सीटें भर चुकी हैं, जैसे हंसराज, मिरांडा हाउस, डीयू, माता सुंदरी और मैत्री कॉलेज, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजों में एसटी वर्ग की छात्राओं को 37% में दाखिला मिल रहा है। जैसे अदिति कॉलेज में, भगिनी निवेदिता कॉलेज में भी 40% पर दाखिला मिल सकता है। तो ये छात्राओं के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों पूजा? बिल्कुल। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, इसमें एनसी वेब ने जो ये स्पेशल कट ऑफ सोनाली जारी की है, इसमें जिनको पहले एडमिशन नहीं मिला है या जो मेरिट में नहीं आए हैं, इसमें डिफरेंस ज़रा आप बताइए हमारे दर्शकों को भी कि किसको मिलने वाला है इसमें एडमिशन। जो छात्राएं जो पहले उन्होंने अप्लाई किया और नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन अब वो दोबारा एक बार फिर से वो अप्लाई कर सकती हैं, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इसके बाद भी आपको कई चांसेस मिलेंगी। तो छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ छात्राएं डीयू में हर किसी का एडमिशन होना एक सपना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है पूजा, आप इसको कैसे देखती हैं? ठीक है, नहीं, ये बहुत बेहतरीन चीज़ इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक बड़ी बात होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ्स होते हैं वो कट ऑफ्स ही इतने हाई जाते हैं कि उसमें, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, यहाँ आपको हर स्टेट का स्टूडेंट मिलेगा। फिर मेरिट के बेस पे मेरिट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एडमिशन मिलना इतना मुश्किल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ये होती है कि सरकारी में तो उनको एडमिशन मिल नहीं रहा है, फिर उनको प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करना पड़ता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक अच्छी खासी फीस उनसे वसूली जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, अगर उनको एक और मौका मिल रहा है, तो मैं मौके की तरह देख रही हूँ कि उनको एक और मौका मिल रहा है कि उनको वहाँ एडमिशन मिलने की चांसेस अभी भी है। तो निराश नहीं होना है आपको, आप एक बार फिर से अप्लाई करके देख सकते हैं। अब देखिए, बात बीकॉम की अगर हम करें, कुछ कॉलेजेस के बारे में मेरी सहयोगी ने आपको बताया है। 4 कॉलेजेस में सामान्य वर्ग की सीटें भर गई है, जैसे कि हंसराज कॉलेज, मैत्री कॉलेज और श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बाकी कॉलेजेस में अभी भी मौका रह रहा है। इन कॉलेजेस में तो भर चुकी है, लेकिन बाकी कॉलेजेस में मौका है। मिरांडा हाउस की कट ऑफ तो 82% है, मतलब वहाँ पर थोड़ा टफ है। लेकिन भगिनी निवेदिता कॉलेज है, वहाँ पर तो 45% में भी दाखिला आपका हो सकता है। तो काफ़ी राहत वाली बात है ये एक तरह से। जी बिल्कुल सही कहा पूजा आपने कि छात्राओं के लिए इतनी राहत, और डीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन होना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो जो भी छात्राएं रह गई हैं, वो छात्राएं बिल्कुल एक बार फिर से वो ट्राई कर सकती हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है।
क्यों पूजा? बिल्कुल, और ये भी सुनिए ज़रा, ये दाखिले ना यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाले हैं। 25 अगस्त को चौथी कट ऑफ आएगी और 1 सितंबर को 5वीं कट ऑफ आएगी। फिर जो सीटें बचेंगी उन पर 8 सितंबर से एक स्पेशल ड्राइव चलेगी। मतलब अभी भी कोशिश करने के लिए काफ़ी मौके हैं आपके पास, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये बेहतरीन कदम मुझे इसलिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का लगता है, क्योंकि देखिए जब अपने 12th को कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने, फिर वो बैचलर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर अगर उनको एडमिशन नहीं मिला निराश हो जाते हैं, कई उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में देखिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपके लिए यहाँ पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कदम भी इसी वजह से उठाया गया है कि एक स्पेशल कट ऑफ बनेगी। स्पेशल कट ऑफ बनेगी तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रहा है कि आप सबको एडमिशन मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो कट ऑफ होगी उस कट ऑफ के, अगर आप उसके अंडर आ रहे हैं, उस कट ऑफ के अंडर, तो उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी संस्था हो, वो कभी भी कोई भी नई चीज़ करती है, नया फीचर लाती है, तो वो अपडेट ज़रूर देती है इसको लेकर, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, क्या उस पर इसको लेकर इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोनाली? बिल्कुल, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और देखिए सिर्फ आज ही नहीं, आगे नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी, मतलब 2 चांसेस और हैं छात्राओं के पास, जो कि बेहद ही छात्राओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो भी छात्राएं, जो आपने कहा कि 12th के बाद बहुत सारे कदम होते हैं वो उठाने लगते हैं, चूँकि एडमिशन नहीं मिला, इसको लेकर के परेशान होती हैं, तो अब जो छात्राओं की परेशानी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, वो आगे भी ट्राई कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है वो तो हमने आपको बता दिया है। अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को एक और अहम खबर बता देते हैं। एक ऐसी खबर जिससे रोज 2-4 हो रहे हैं वो, राजधानी दिल्ली में इस बार मौसम का भी एक अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। बारिश कम होने के बाद एक बार फिर से उमस भरी गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है और करीब 5 दिनों से हीट इंडेक्स एक बार फिर से सोमवार को 40 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना दुभर हो गया है। अगले कुछ दिन मौसम इसी तरह का बना रहेगा। देखिए, कभी धूप कभी बारिश। दिल्ली का मौसम ऐसा ही, अगर बारिश हो जाए तो लोगों को परेशानी, अगर ज्यादा धूप हो तो भी लोगों को परेशानी। तो अगले 6 से 7 दिन बारिश हल्की रहेगी। आपको बता दें कि सोमवार को धूप निकली, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ी। हालांकि कुछ मौकों पर बादल भी देखने को मिले। अधिकतम जो तापमान की हम बात करें तो 34.9 डिग्री रहा। ये सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूजा बिल्कुल 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। ये सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा है और हवा में नमी का स्तर 64 से 98% तक रहा है। पूरा अगर हम जोड़ तोड़ करके इस खबर को बताएं अपने दर्शकों को, तो जो राहत वाला टाइम था वो आपका निकल चुका है। अभी आगे कुछ दिनों, स्पेशली एक हफ्ता, जब 5 से 6 दिन बोला जा रहा है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता ही है, तो इसमें आपको उमस भरी गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। उमस भरी गर्मी, ये गर्मी झेली नहीं जाती है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आपको उस गर्मी के बीच में रहना है। इस गर्मी से बचने के लिए आप क्या करती हैं? देखिए, मैं तो ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में रहूँ। अगर ऑफिस में, दफ्तर भी आ रही हूँ तो दफ्तर में भी अंदर ही रहूँ, बाहर ना जाऊँ, क्योंकि गर्मी है, परेशानी होती है, पसीना, चिपचिपाहट, इन सारी चीजों से लोगों को परेशान होना पड़ता है। और इतनी परेशानी में बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप सोचिए, आपको इतनी गर्मी, ये चिपचिपाती हुई गर्मी, आपको आप में स्वेटिंग हो रही है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। फिर अगर आपको ऐसी आदत है कि आप ज्यादा पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको दिक्कत होगी, गला सूखने लगेगा। तो ऐसे में देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी गर्मी में भी ना पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। हम जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे ना, एक तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और दूसरा आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो रही होगी वो भी कम हो जाएगी। दूसरा, जो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्लूकॉन डी भी पीना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, धूप से जब भी घर पहुंचे तो ग्लूकॉन डी भी पी लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके बॉडी पर जिस तरह से इफेक्ट कर रहा है उसको आप थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा बेहतर कंडीशन में रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप हर समय तो एसी के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। सही कहा आपको, अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपने घरों से बाहर भी निकलना होगा, आपको सड़क पर भी जाना पड़ेगा, गाड़ी से भी आ रहे तो भी गाड़ी तक भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए, खुद ही अपना ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने तो भैया बता दिया है कि 5 से 6 दिन तक यही गर्मी रहने वाली है। और उसके बाद फिर क्या बारिश की उम्मीद है उसके बाद थोड़ी?
उसके बाद हाँ थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अभी आपको उमस भरी गर्मी तो झेलनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले तक बारिश हो रही थी जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब फिर से उमस भरी गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। ये थोड़ी दुख की खबर है, लेकिन कुछ दिन के बाद बारिश होगी तो मौसम फिर से सही हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैफिक जाम और जलभराव से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो राहत जरूर मिलेगी उनको, लेकिन गर्मी तो भाई ऐसी गर्मी, और दिल्ली की गर्मी आपने देखा होगा, दिल्ली का जो मौसम होता है एक्सट्रीम लेवल पे होता है। गर्मी हो तो भयंकर गर्मी, बारिश हो तो भयंकर बारिश, और सर्दी हो तो भयंकर सर्दी, इतना पोल्यूशन। तो ऐसे में देखिए अब ये जो उमस वाली गर्मी होगी इससे फेस करने के लिए अब भैया अब रहिए आप भी तैयार। और इसको लेकर एक दरअसल मेरे जहन में एक बात भी आ रही थी कि दिल्ली में जो ये गर्मी हो रही है, आपने कभी देखा है जब आप सड़कों पर निकलते हैं और ऐसी गर्मी हो, ऐसे चिपचिपाती गर्मी हो, तो लोगों के चेहरे कैसे बने रहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है कि बस उनसे एक सवाल पूछो और वो आपको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे, कुछ ऐसी हालत में होते हैं लोग। तो इसीलिए ना इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई उल्टा बोल भी देना तो इग्नोर कर देना, क्योंकि लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी गर्मी में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो बाहर का पारा, ऊपर से अपना पारा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ पूछा हो और वो गुस्से में उन्होंने जवाब दिया हो? मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं खुद बहुत इरिटेटेड रहती हूँ गर्मी में। मैं जैसे गर्मी में जाती हूँ तो मेरे साथ होता क्या है, मेरे चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी इरिटेशन होती है गर्मी से, इसलिए मैं भी अवॉइड ही करती हूँ बाहर जाना। कि अगर ऐसी चिपचिपाती गर्मी है या वो ड्राई गर्मी भी होती है ना, तो उस गर्मी से तो मैं बचूँ। खैर एक रीज़न मेरा ये होता है कि वो टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और टैनिंग को रिकवर करने में टाइम लगता है बहुत, तो इस वजह से मैं बचती हूँ। और दूसरा ये है कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ यार गर्मी से। अगर आप किसी जगह पे हो, किसी बंद कमरे में हो, वहाँ पर भी एसी अगर प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा बस तुरंत फटाफट यहाँ पर एसी चले और थोड़ी सी राहत मिल जाए। मतलब आप ठंड तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप गर्मी नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसलिए अब मैं गर्मी में अगर खड़ी हूँ तो मुझसे मत पूछना कुछ। बिल्कुल, अब अगली बार से जब आपके साथ रहूंगी गर्मी में ऑन ग्राउंड तो मैं आपसे बिल्कुल संभल के रहूंगी और आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी उस वक्त। चलिए, तो ये मौसम के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया आपको कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। अब सबसे अहम खबर है जो दिल्ली की पब्लिक के लिए है, वो खबर ये है कि दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब हालात थोड़े गंभीर होते जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनिए आप इस खबर को, स्पेशली वो जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और या तो यमुना खादर के इलाके में रहते हैं, मोनेस्ट्री में रहते हैं, मजनू की टीला के पास रहते हैं, या फिर घाट के आसपास रहते हैं। क्योंकि पता ये चला है कि यमुना का पानी 205.9 मीटर तक पहुंचा था सुबह 5 बजे, और 7 बजे के जो आंकड़े आए वो 205.8 मीटर हुआ। हल्का सा कम हुआ है सोनाली, लेकिन फिर भी वो जो 205.33 मीटर होता है वो चेतावनी स्तर होता है, तो उसको तो पार कर ही गया है। और जो इवन घाट के भी इलाके हैं, हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, घाट के इलाकों के पास जो मकान है उन मकानों के उधर पानी पहुंच चुका है, उनको अब वहां से हटाया जा रहा है। कोई छत पे रहने को मजबूर है तो कोई कैंप्स में जा रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। अब जाहिर है कि इस वजह से राजधानी में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। अब पिछले साल भी किस तरीके से देखा गया था कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था, जो इलाके हैं पानी भरने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हुई थी। तो ये जो स्थिति बनी हुई है वो राजधानी के लिए वाकई चिंता की बात है। क्यों पूजा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे ही यमुना खतरे के निशान को पार करती है वैसे खतरे की घंटी बजने लग जाती है। और खतरे के निशान को तो क्योंकि हथनीकुंड बैराज की तरफ से 18 गेट्स खोले गए थे, 1,78,000 क्यूसेक पानी बहुत पानी होता है। अब वो भी उतना स्टोर नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। वो पानी यहाँ 30 घंटे में पहुंचा और यहाँ पर वो खतरे के निशान को पार कर गया। और वो खतरे का निशान जो अब पार हुआ है उसका असर भी तो होगा। उसका असर ऐसा हो रहा है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, निचले इलाकों में रहते हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है। जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रह रहे हैं वो छत पे जाकर सो रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन सतर्क है, प्रशासन का कहना ये है कि हम तैयार हैं, कैसे भी स्थिति बनती है हम व्यवस्थाओं के लिए भी तैयार हैं और हम हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अभी फिलहाल जितनी अपडेट मुझे मिली है, अभी तक जितने लोग वहाँ पर वो रह रहे हैं वो अपना खाना पीने का इंतजाम रहने का खुद ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे ही यमुना खतरे के निशान को पार करती है उसके आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था
तब कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी और कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। और लोगों से तो बार बार प्रशासन ये गुहार लगा रही है कि वो जो निचले इलाकों में है वो छोड़ दे, और हालांकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक छोड़ भी दिया है। बिल्कुल। तो सड़कों पर पानी भर गया था और लोगों को अस्थायी कैंपों में शिफ्ट करना पड़ा था। ये कहानी पिछली बार की थी और इस बार भी कहीं ना कहीं लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको हटाया जा रहा है। तो देखिए, इस बार तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता को भरोसा उन्होंने दिलाया है कि हालात नियंत्रण में है। आज सुबह 10 बजे के लगभग वो निरीक्षण भी करने वाली है। हाँ। यमुना बाजार में पहुंचने वाली है। इस बार देखिए, व्यापक स्तर पर बाढ़ नहीं आने दी जाएगी और सभी जरूरी इंतजाम पहले से कर लिए जाएंगे। बाढ़ को आने से कैसे रोका जा सकता है ये तो मुझको नहीं समझ में आता, लेकिन उसके लिए तैयारियां बिल्कुल की जा सकती है प्रशासन की तरफ से, जो वो दावे उन्होंने 1000 कर दिए हैं। अब मुख्यमंत्री ने देखिए और क्या क्या बताया वो आपको बताते हैं हम, कि प्रशासन लगातार यमुना के जल स्तर की निगरानी कर रहा है और जिन इलाकों में खतरा है वहां पर राहत और बचाव की टीमों को तैनात किया गया है। लेकिन देखो, चाहे हालत काबू में हो या नहीं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों पूजा? बिल्कुल। जिन इलाकों में देखिए पहले पानी भरता रहा है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं थोड़ा सा सावधानी उनको बरतनी होगी। जरूरी कागजात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही होता है कि आप अपने जरूरी कागजात और सामान को पहले ही सेफ जोन में रख कर लें, ताकि इमरजेंसी में जल्दी से अगर वहां से आपको निकलना भी पड़े तो आप उन कागजातों को फटाफट लेके निकल जाएं। डॉक्यूमेंटेशन में क्योंकि बड़ा टाइम लगता है, उसमें लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। 2023 में जैसा आपने बोला ना, पिछली बार हुआ था, 2023 जैसी स्थिति न बन जाए। 2023 में जो बाढ़ आई थी, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पूरा जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो गया था, इतनी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी। और हालांकि प्रशासन था ऑन ग्राउंड, तब भी प्रशासन ऑन ग्राउंड था, लेकिन ऐसा ऑन ग्राउंड होने से कोई फायदा नहीं है जब उनको आपके ऑन ग्राउंड होने से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, इस वजह से आपको और क्या क्या ध्यान रखना होगा, मेरी सहयोगी आपको बताएगी। और हाँ, देखिए, अफवाहों से बचें, क्योंकि ऐसे समय में प्राकृतिक जब आपदाएं आती है, बाढ़ जैसे स्थिति होती है, तो लोग जो हैं वो अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि आप अफवाहों से बचें, सिर्फ सरकारी अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मतलब कई बारी कुछ भी लोग न्यूज़ फैला स्प्रेड कर देते हैं, बाढ़ को लेकर के भी कई बारी ऐसी खबरें चलती हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी ऐसे क्षेत्र में रही नहीं जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो। लेकिन 2023 में जब हम कवर कर रहे थे इसी खबर को, जब बाढ़ आ गई थी दिल्ली में और निचले इलाकों में पानी भर गया था, तो अब देखिए होता क्या है ना कि जब पैनिक की सिचुएशन होती है, पैनिक की सिचुएशन, एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में आज स्मार्टफोन है, तुरंत सेकंड्स में वायरल हो जाती है कोई भी वीडियो। कहीं और की भी वीडियो होगी, उसमें दिल्ली का नाम लगा के उसको वायरल कर दिया जाएगा। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, जो फेक न्यूज बोलते हैं जिसको, ये फेक न्यूज है, और मतलब एडिटेड न्यूज उसको बोलेंगे एक तरीके से, कि उस डॉक्टर्ड न्यूज बोलते हैं, उसको डॉक्टर्ड वीडियो होता है वो, जिसको एडिट किया जाता है, मतलब कहीं और के विजुअल, कहीं और का नाम और कुछ और ही डिस्क्रिप्शन देके उसको पेश कर दिया जाता है। ऐसे में पैनिक जैसी सिचुएशन बन सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी ऐसे वीडियो पर, किसी भी ऐसे फोटो पर नहीं ध्यान देना है। सरकार जो आपको बताएगी, जो प्रशासन आपको बताएगा, आपको वो मानना है, उनके निर्देश मानने, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है और आपको कैसे बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए पूजा, अब पहले तो बारिश हुई, जल भराव से लोग परेशान हुए, उसके बाद अब उमस, उससे अब लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, और साथ ही साथ बाढ़ का खतरा। ये राजधानी दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इस वक्त जो है काफ़ी परेशानी में राजधानी दिल्ली को हम देख सकते हैं। अब बाढ़ का खतरा है तो प्रशासन भी हालांकि मुस्तैद है, लोगों से बार बार गुहार लगा रही है और अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वो निचले इलाके छोड़ दें और आएँ। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से उनके लिए क्या उन्हें खाना, जैसे कि आपने कहा, खाना भी वो खुद ही बना रहे हैं। अब देखिए, अब उनका घर जो है वो डूब चुका है, लेकिन प्रशासन कह रही है कि तैयारी हमने की है, लेकिन खाना भी उन्हें खुद बनाना पड़ रहा है। तो ये इसको कैसे देखती है पूजा? दरअसल ये पानी जो है वो 2-3 दिनों से नहीं है, ये पानी रात को ही वहां पर आया है। हाँ। तो अभी जो उनका ग्राउंड फ्लोर है मकान का, वहां पर पानी भर गया है, तो इस वजह से अभी तो उनके पास इतनी वो संसाधन थे कि वो अपने लिए खाना बना सकते हैं। तो इस वजह से खाना प्रशासन की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब बिल्कुल, क्योंकि अब उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि अब पानी उनके घरों के अंदर घुस चुका है, अब उनके लिए परेशानी होगी, वो कैसे खाने को मैनेज करेंगे। 3 टाइम का खाना तो हर किसी को
चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में ये प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जो लोग शिविर में हैं, जो कैंप्स में शिफ्ट हो गए हैं, उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। मुख्यमंत्री पहुंच रही है, हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ निर्देश दिए जाएं। तो बरखुदार अगर घर से गाड़ी स्टार्ट कर निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलवा लें, तो घर से निकलने से पहले एक नज़र पेट्रोल और डीजल पर भी डाल लीजिए। आज फिर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर पेट्रोल और डीजल का भाव देख लीजिए। पूजा, एक बारी दर्शकों को बताइए कि आज क्या भाव रहने वाले हैं। हालांकि ये भाव देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे फुल टंकी करवानी पड़ती है, तो मेरे तो जेब भी भारी हो जाते हैं, पूरी खाली हो जाती है। अब देखिए, दिल्ली में आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 94.77 रुपए प्रति लीटर बताई जा रही है, और डीजल के जो दाम है वो 87.67 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 76.59 रुपए प्रति किलोग्राम है, और ये तो दिल्ली के हमने बताया आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम। नोएडा और गुरुग्राम के भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो ये दाम ना देखने में अच्छे लगते हैं और ना जब मेरे जेब से पैसा निकलता है तब अच्छे लगते हैं। एक हफ्ते भी पूरी टंकी नहीं चलती है। पूजा, कभी आप पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी कुछ भी आप भरवाने गई हों और फिर आपको लगा हो कि अरे जेब में पैसे नहीं है, छोड़ो कम ही भरवा लेते हैं, चलते हैं, अगली बार देखेंगे, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है कि जेब में पैसे कम हो, लेकिन हाँ, जब महीने का आखिर तक आ जाता है तो मेरा तो तेल भराते भराते खुद ही तेल निकल जाता है। इतना दाम, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है दाम में, और ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जितना भी है भैया ऑलमोस्ट सेंचुरी के नज़दीक है, 100 रुपये के नज़दीक है। उसमें अब 30 लीटर पेट्रोल भी मेरी गाड़ी में अगर भरता है तो वो 3000 रुपये को पार कर जाता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीएनजी गाड़ी ले लेनी चाहिए या मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सीएनजी के दाम भी थोड़े बहुत है तो 10-12 रुपए ऊपर नीचे, लेकिन वो आपको एवरेज अच्छा दे देता है, माइलेज अच्छा दे देता है। तो जैसे मेरे एक हफ्ते में, ऑलमोस्ट एक हफ्ते या 10 दिन में पेट्रोल की टंकी खत्म हो रही है, तो वो थोड़ा 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते तक चल सकती है, इतनी राहत जरूर मिल जाती है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी है, जिसको लेकर काफी सब्सिडी सरकार की तरफ से भी दी जा रही, प्रमोट किया जा रहा है इसको। वैसे तो किया इसको इसलिए जा रहा है क्योंकि इससे फ्यूल की भी बचत होगी और पोल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको और ज़्यादा आगे और प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी आप जब इन दामों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, कई बारी मैं जाती हूँ पेट्रोल पंप पे और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, रहने देती हूँ। जहाँ मैं 1 लीटर सोचती हूँ, वहाँ मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं आधा ही भरवा लेती हूँ, काम चल जाएगा जब तक काम चलता है। फिर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर देखूंगी, अगर क्या पता कि दाम कुछ कम हो जाए और कुछ मेरे जैसे लोगों को राहत मिल जाए। क्योंकि एक बार आप पेट्रोल भरवाने जाओ, आपके 2000-3000 रुपए खर्च हो जाएं और फिर आपको बाकी का पूरा महीना भी चलाना है, वो भी आपको देखना है, तो ये महंगाई पूरे महीने चल भी नहीं रहा है, वो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे तो बिल्कुल ही परेशान होना पड़ता है। जब मैं खुद जाती हूँ तो मैं सोच के जाती हूँ कि भरवाऊँ ना भरवाऊँ, मेट्रो का इस्तेमाल कर लूँ। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप कभी पेट्रोल के दाम की वजह से या डीजल जो भी है आपके पास जो कार है उसकी वजह से आपने सोचा हो कि नहीं आज मैं मेट्रो से ट्रैवल कर लेती हूँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेती हूँ? ऐसा मेरे साथ हुआ तो नहीं है, क्योंकि मुझे मेट्रो से ट्रैवल करना ज़्यादा दूर पड़ता है, तो इस वजह से मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है गाड़ी के अलावा कोई, तो इस वजह से मुझे गाड़ी का ही प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि ये जो दाम है ना अभी एटलीस्ट इतने रहे और बढ़े ना। ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है, उसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम तो मुझे लगता है सपनों में होंगे कभी ये अच्छे दिन तो भगवान ही जाने कब आएंगे, लेकिन एटलीस्ट बढ़े ना ये दाम, थोड़ा मैं ये सोचती हूँ। बिल्कुल पूजा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेबल रहें, बढ़े ना, घट जरूर जाए, क्योंकि थोड़ा हमें भी राहत मिल सकती है अगर घटे तो देखिए, ये तो पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बता दिए क्या है आपकी सिटी में। अभी आप सोने चांदी की कीमतों की बात कर देते हैं, जिसमें लगातार बदलाव देखने को मिलता ही रहता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है दाम। लेकिन सोना भी देखिए ज़बरदस्त छलांग ही लगाता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, कभी लाख के पार पहुंच जाता है। दिल्ली में आज सोने की कीमत 1 लाख को पार कर चुकी है, 1,01,343, और ये बढ़ी है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने के दाम हम बता रहे हैं ये आपको। ये अभी अगर इसके बारे में आपको जानकारी थी, कल 98,000 रुपये ये था और अब एकदम से 1 लाख को फिर ये पार कर चुका है। और चांदी की जो कीमत है वो 1,19,200 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो चांदी की कीमत बताई जा रही है। इन दामों को देख के आपको मन कर रहा है कि खरीद लिया जाए या अभी थोड़ा ब्रेक ही दिया जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ब्रेक दे देते हैं,
क्योंकि त्योहारों का समय है, शादियां भी अभी शुरू होने वाली हैं, जिसको लेकर के अब सोना और चांदी दोनों ही 1 लाख के पार चले गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करूँ और जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएंगे, त्योहारों का समय ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जाके सोने या चांदी लूँ। आप क्या सोचती हैं? मैं तो सोने चांदी में वैसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ, ऊपर से दाम देखने के बाद तो और मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सोने और चांदी के दाम, अब देखिए आप इनके दाम तो कम कर नहीं सकते, जो दाम है वो कम है, लेकिन ग्राम कम कर सकते हैं। आप अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो कम ग्राम का गिफ्ट कर दीजिए, कौन सा कोई तोल रहा है। लेकिन रिश्तेदार भी बड़े ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं, कितने का दिया, अच्छा ज़्यादा दिया है तो आपको ज़्यादा भाव देंगे, अगर आपने कम दिया है तो आपको भाव कम देंगे। तो बिल्कुल सोने चांदी के भाव की तरह रिश्तेदार के भी भाव ऐसे ही होते हैं। रिश्तेदार के भाव वैसे भी हमेशा चढ़े ही रहते हैं। आप रिश्तेदारों को देती हैं, भाव देती है रिश्तेदारों को? हाँ, मैं भाव भी देती हूँ और गिफ्ट्स में सोने चांदी ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि भाई उन्हें भाव भी चाहिए और गिफ्ट्स में भी ये वाला भाव भी चाहिए उन्हें। अच्छा, ये फिर बहुत बेहतर काम कर रही हैं आप। मैंने तो इस बात से किनारा ही कर रखा है, ना ये वाला भाव देना है ना वो वाला भाव देना है, ताकि इस भाव से तो बची जाए कहीं ना कहीं। तो अभी देखिए सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में अब अभी महीने का शायद मिडिल टाइम चल रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट 10 दिन बचे होंगे इस महीने को खत्म होने में। अभी राखी का भी त्योहार गया, तब आपका भाई है कोई, आपने कोई सोने चांदी की गिफ्ट मांगा? जी हाँ, इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इनोवेट करूं और उसे चांदी की राखी बांधूं, तो इस बार मैंने चांदी की राखी बांधी और वो मुझे बड़ा ही महंगा पड़ा, क्योंकि मेरा भाई छोटा है तो उसने गिफ्ट में भी ज्यादा कुछ दिया नहीं। ये एक बड़ी आफत होती है, अगर आप बड़ी बहन है और भाई आपका छोटा है तो गिफ्ट मिलने की जगह उल्टा आपको देना ही पड़ता है। तो आपका भाई छोटा है या बड़ा? मेरा भाई छोटा है, लेकिन मेरी मम्मी देती है हमें गिफ्ट। ऐसा हमारे साथ बचपन से होता है कि हम 3 बहनें हैं और एक भाई है हमारा, तो अब वो तो क्या ही देगा, वो इतना छोटा है हमसे, लेकिन उसके बदले मम्मी पापा देते हैं। फिर अब वो देखिए रस्म तो निभानी ही होती है, तो फिर वो सारी चीजें फिर उनकी तरफ से आती हैं। तो एक तरफ मम्मी की तरफ से हमें मिल रहा होता है, दूसरी तरफ हम भाई को ट्रांसफर हो रहा होता है। छोटे भाई बहन होते भी ऐसे ही हैं, पूरी जिंदगी मांगते ही रहते हैं। तो आपने कभी ये इनोवेशन किया है कि भाई को सोने चांदी की राखी बांधा है कभी आपने? ऐसे रिश्ते नहीं निभाती मैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये देखिए सोने चांदी के भाव के बारे में हमने आपको बताया, अभी फिलहाल क्या भाव चल रहा है तो आप भी देख लीजिए। और ये 24 कैरेट के हिसाब से हमने आपको बताया, तो अगर आप 22 कैरेट का देख रहे हैं या किसी और नंबर के कैरेट का देख रहे हैं तो फिर वो देखकर मेकिंग चार्जेस देकर ही खरीदेगा। रेडियो टीवी के प्रोग्राम में फिलहाल आज इतना ही, समय हो रहा है समाप्त और इस वजह से कार्यक्रम भी समाप्त।